हेलो स्टूडेंट। तो बच्चों अपन लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो मॉड्यूल डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और मॉड्यूल नंबर कौन सा चल रहा था? मॉड्यूल नंबर 5। उसमें अपने लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने कैपेसिटेंस डिस्कस कर लिया था। अब उसके आगे अपने लोग बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। और इसका अपने लोग तरीका वही रहेगा, पहले स्टेज फर्स्ट, ठीक है। फिर इसका क्वेश्चन नंबर मैं लिखता चला जाऊंगा। स्टेज फर्स्ट जब खत्म हो जाएगी उसके बाद अपने लोग स्टेज 2 पे आएंगे, ठीक है। फिर स्टेज 3, स्टेज 4 ऐसे डिस्कस करेंगे अपने लोग, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं अपने लोग स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। जो क्या है स्टेज फर्स्ट का, जो ये स्टेज फर्स्ट है इसमें लिखा हुआ है ना, पहला टॉपिक ये है बायो-सावर्ट्स लॉ, ठीक है। तो इसके आगे अब हम लोग बात करते हैं। ये बोला ए पार्टिकल कैरिंग ए चार्ज इक्वल टू, क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। ये बोला ए पार्टिकल कैरिंग ए चार्ज, तो क्यू हमें दे रखा है, ये दे रखा है 100 टाइम्स, किसके दे रखा है? इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो क्यू कितना हो गया? 100 इंटू ई, ये हमें दे रखा है। इज रोटेटिंग पर सेकेंड इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.8, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर विल बी। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो बी अगर आप लिखोगे वो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई इंटू 2r। ये सिंपल सा लेके चलते हैं। तो जो आई हमें हो जाएगा वो ये क्या बोल रहा है? 100 टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग पर सेकेंड इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो आई जो आप लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा Q इंटू एफ, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट की वैल्यू, ये तो म्यू नॉट ही रख दो। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q इंटू एफ डिवाइड बाई 2 इंटू आर, कितना? 0.8। तो बी हो जाएगा म्यू नॉट इंटू 100 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, ठीक है। 2 इंटू 0.8, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और रोटेटिंग बोल रहा है पर सेकंड, मतलब एक चक्कर 1 सेकंड में लगा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी हमारे पास? 1। तो इसको जब आप लिखोगे तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो म्यू नॉट इंटू 10 टू पावर -17, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, बी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? फर्स्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, स्टेज फर्स्ट का आंसर आ जाएगा सेकंड। आंसर कौन सा हो गया? सेकंड। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि 4 आइडेंटिकल वायर कैरिंग इक्वल करंट इन ए डायरेक्शन, दे आर जॉइंड एज स्क्वायर इन द प्लेन ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर, द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी। तो मतलब एक हमें स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, और उसमें 4 वायर बनी है, 4 वायर लगी हुई है। तो ये बोला जो फ्लक्स डेंसिटी होगी, मतलब बी जो होगा सेंटर पर, वो कितना होगा? सिंपल सा ये है, ये है ऐसे, इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक। तो अगर इसकी वजह से B1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 है, ये B3 है और ये B4 है। तो जो B नेट आएगा, अब ये क्या है? ये सेम लेंथ है और ये डिस्टेंस भी सेम है, ठीक है। तो जो B नेट आएगा वो कितना हो जाएगा? B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। और ये किसमें आएगा? वेक्टरली ऐड होंगे, सबकी डायरेक्शन सेम है। तो अब अपन लोग अगर ये लिख देता हूं मैं, B1 इक्वल टू क्या होगा? B2 इक्वल टू B3 इक्वल टू B4। तो कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स B1 मान लेते हैं, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा? जो फ्लक्स डेंसिटी होगी 4 टाइम्स हो जाएगी ड्यू टू ए सिंगल वायर, मतलब एक सिंगल वायर की वजह से। अगर इसको भी मान लो कितना, ये B नॉट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4B नॉट, ठीक है। आंसर आ जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा? सेकेंड। समझ गए? अब इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो इसकी वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे B1 वाले की, तो ये भी इनसाइड आएगी। इसकी वजह से अगर आप लिखोगे तो भी इनसाइड आएगी, इसकी वजह से भी इनसाइड आएगी, सबकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है। लेंथ बराबर है, करंट बराबर है, ठीक है। और यहां से जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड भी सेम रहेगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोला है ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल हैज ए रेडियस r
द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉइल ऑन द एक्सिस वेयर द मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी 1/8 ऑफ इट्स वैल्यू एट सेंटर। देखो बी जो अगर हमारे पास ये सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, इससे एक्स डिस्टेंस पे अगर इसकी रेडियस आर है तो जो बी लिखा जाता है वो कितना लिखा जाता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ये लिखा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो सेंटर पे लिखा जाएगा बी सेंटर लिख लो, तो अगर बी सेंटर पे अगर आप लिखोगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई इंटू 2r, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब ये बोला इसका जो है सेंटर का वो 1/8 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, बी सेंटर इक्वल टू 1/8 द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल ऑन द एक्सिस वेयर द मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी 1/8 ऑफ इट सेंटर। तो 1/8 इधर आएगा, 1/8 इधर आएगा, ये कैंसिल इधर नहीं आएगा, 1/8 इक्वल टू ये बी एक्सिस है, इसमें वैल्यू पुट कर दो 1/8 म्यू नॉट आई इंटू 2r म्यू नॉट आई आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो x आएगा वो आ जाएगा r√3। कितना आ जाएगा, r√3। और ये देखो इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है हमें, एग्जाम्पल में बता दे रहा हूं मॉड्यूल में कहां पे दे रखा है ये, सेम ऐसे सेम सिमिलर क्वेश्चन ही है ये, मतलब एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल नंबर, ये क्वेश्चन और एग्जाम्पल कौन सा है 12, ये दोनों सेम है। कौन सा बोल रहा हूं मैं, एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 12 ये दोनों सेम है, इससे आंसर आ जाएगा x इक्वल टू √3r। ठीक है, चलो अब इसके आगे अपने लोग बात करते हैं। तो आंसर अपना आ गया, आंसर आ गया सेकंड। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, टू आइडेंटिकल कॉइल कैरी इक्वल करंट हैव ए कॉमन सेंटर एंड देयर प्लेन आर एट राइट एंगल एट ईच अदर, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर एंड द फील्ड ड्यू टू द वन कॉइल अलोन। मतलब क्या है, दो कॉइल हैं, तो एक कॉइल को तो अपने लोग ऐसे मान लेते हैं और एक कॉइल ऐसे है और दोनों सेम है। तो जब इसकी वजह से बात करूं, ये मान लेता हूं मैं 1 कॉइल और ये मान लेता हूं सेकंड, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो तो इधर आ जाएगी B1 और B2 ऐसे आएगी। ठीक है, मतलब B1 ऐसे आ गया हमारे पास और B2 ये हो गया। अब इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो दोनों का सेम होगा। तो अगर आप B1 लिखोगे ये आ जाएगा म्यू नॉट आई इंटू 2r, ये आ जाएगा आई कैप। B2 अगर आप लिखोगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई इंटू 2r जे कैप। ठीक है, अब ये जो कॉइल दी हुई है, जो इसका बी नेट आप लिखोगे तो वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई इंटू 2r आई कैप प्लस म्यू नॉट आई इंटू 2r जे कैप। तो म्यू नॉट आई इंटू 2r आई इंटू जे कैप ये आ जाएगा, या बी नेट आप लिखोगे वो आ जाएगा म्यू नॉट आई इंटू 2r, यहां पे √2 आ जाएगा। और सिंगल की वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे तो वो कितनी होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो इसका जो रेशियो आ जाएगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, √2:1। तो बी नेट डिवाइड बाई बी ये कितना आ जाएगा, √2/1। सही है, ये सिंगल का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये जो है ये क्या आ जाएगा, ड्यू टू सिंगल मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अगर बी सिर्फ सिंगल की बात करें, ये आप ऐसे लिखोगे म्यू नॉट
आई इंटू 2r। तो ये आ गया आंसर, कौन सा हो गया? आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, आंसर हो गया 4। आंसर आ जाएगा अपना 4th आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 5। चलो बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ठीक है, ये बोला ए सेल इज कनेक्टेड बिटवीन, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ए सेल इज कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए यूनिफॉर्मली थिक सर्कुलर कंडक्टर I1 and I2 are the current flowing in 2 parts of the circular conductor of radius A. The magnetic field at center of the loop will be। ठीक है, वैसे ये 0 हो गया, मैं बता देता हूं कैसे आता है ये सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, अब यहां पे आपने ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, ये ऐसे है, इसमें करंट मान लो I1, इसमें मान लो I2। ठीक, और ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो ये ऐसे मान लो, ये एंगल इसने दे दिया थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, ये ऐसे मान लेते हैं अपने लोग। ठीक है, यहां से करंट I1 I2 फ्लो हो रही है। ठीक है, ए सेल कनेक्टेड बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ यूनिफॉर्मली थिक सर्कुलर कंडक्टर I1 एंड I2, करंट फ्लोइंग इन 2 पार्ट्स ऑफ द सर्कुलर कंडक्टर ऑफ रेडियस ए, देन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप। इसकी रेडियस हमें दे रखी है ए। ठीक है, ये हमें डेटा दे रखा है, क्लियर है। अब आप देखो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी B1 जो आएगा वो कैसा आएगा, इनसाइड आएगा। तो B1 की आपने डायरेक्शन लिखी, ये इनसाइड आएगा, और इसकी वजह से जो आएगी B2 वो कैसे आएगी, वो तो आउटसाइड आएगी। ठीक है, तो B1 अगर आप लिखोगे, ये लिखा जाएगा म्यू नॉट I1 इंटू 2A, और B1 लिखा जाएगा म्यू नॉट I1 इंटू 4 पाई रेडियस A, और एंगल कितना है थीटा। ये पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन लिख लो B2, ये लिखा जाएगा म्यू नॉट I2 इंटू 4 पाई A, और ये एंगल कितना हो गया 2 पाई माइनस थीटा। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ये कैसे है, ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है, तो बी नेट आप लिखोगे, वो क्या लिखा जाएगा B1 माइनस B2 मान लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा जाएगा B1, नहीं, अगर अपन जो लिखेंगे टोटल जो लिखेंगे वो तो दोनों को ऐड करना है हमारे पास। ठीक है, तो ये B1 मान लो, ये B2 मान लो, ये आपने दोनों वेक्टर लिख दिए। ठीक है, अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो इनसाइड है, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो क्या आ रही है, बाहर आ रही है। तो जो ये आएंगे हमारे पास, ये दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बनेगा म्यू नॉट I1 इंटू 4 पाई A थीटा प्लस, और यहां पे इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, म्यू नॉट I2। ठीक है, 4 पाई A 2 पाई माइनस थीटा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है,
अब अपन लोग बात करते हैं I1 और I2 की। तो अगर इसकी आपने जो लेंथ मान ली, ये L1 मान लो, ये L2 मान लो, ठीक है। तो L1 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई थीटा, और L2 आ जाएगा, नहीं ये जो आएगा L1 ये आ जाएगा थीटा इंटू ए, और ये आ जाएगा 2 पाई माइनस थीटा इंटू ए, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं अपने लोग। L1 आएगा थीटा ए, और L2 जो आएगा ये 2 पाई माइनस थीटा इंटू ए, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई। अब हमें क्या करना है इसमें, अब अगर अपन लोग इसको रेजिस्टेंस मान के सॉल्व करें, तो ये दोनों रेजिस्टेंस हैं और ये यहाँ पे B वोल्ट से लगा हुआ है, तो जो I1 करंट आएगी वो कितना हो जाएगा, B अपॉन R1 I1। ऐसे ही I2 लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, B अपॉन R2, सही है। या I1 अपॉन I2 लिखोगे तो ये लिखा जाएगा R2 अपॉन R1। अब इसकी वैल्यू रखोगे तो R कितना होता है, रेजिस्टेंस, R इक्वल टू आता है रो L बाई एरिया, तो ये रो और ये कट जाएगा, तो I2 जो लिखा है, I1 अपॉन I2 जो लिखा जाएगा, ये आएगा हमारे पास L2 अपॉन L1, या 2, L2 कितना लिखा है, 2 पाई माइनस थीटा इंटू L1 थीटा, ठीक है, थीटा ये आएगा हमारे पास। जब इसको आप इसमें रखोगे ना, तो जो आप बी नेट लिखोगे, तो बी नेट आ जाएगा हमारे पास 0। कितना आएगा, 0। तो आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ए बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन द 2 पॉइंट्स A and B on the circumference of a uniform conducting wire of radius R and resistance R. One of the arc AB subtend at an angle theta at center. The value of magnetic induction at center due to the current in the ring. ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी ये सॉल्व करा है। ये क्या बोल रहा है, जैसे ये आपने लिखा और एक पार्ट है, ये यहां पे सेंटर पे एंगल बना रहा है थीटा, और ये बना रहा है कितना, 2 पाई माइनस थीटा एंगल होगा। यहां पे आपने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। वन ऑफ आर्क ए बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। सबटेंड एन एंगल थीटा, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो जैसे ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो क्या आएगा, 0 आएगी और इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आएगा, मतलब थीटा पे डिपेंड नहीं करेगी कहीं पे भी, 0 रहेगा हमेशा, आप कितना भी थीटा ले लो, ठीक है। तो जो थीटा अगर आप इस तरीके से लोगे तो क्या आएगा, ये 0 फॉर ऑल थीटा, ठीक है। तो आंसर हो गया अपना, इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये और ये, इसलिए मैंने ये वाला डिस्कस करा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन आएगा, आंसर कितना हो जाएगा हमारा 4th, 0 आएगा इसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ए रिंग ऑफ रेडियस R is uniformly charged with a charge Q if ring is rotated with an angular velocity omega. The magnetic induction at the center is, तो जैसे ये रिंग है, ठीक है, ये अगर रोटेट हो रही है तो जो B लिखा जाएगा वो आएगा म्यू नॉट I इंटू 4 पाई R की फॉर्म में, और I इक्वल टू कितना हो जाएगा, QF हो जाएगा। तो म्यू नॉट, नहीं 1 मिनट रुको जरा, 4 पाई नहीं लिखा जाएगा, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी यहां पे B इक्वल टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रोटेटिंग एंगुलर वेलोसिटी हमें दे रखी है, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी हमें दे रखी है ओमेगा। तो जो B लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा म्यू नॉट I इंटू 2R लिखा जाएगा, ठीक है। और I को क्या ले सकते हो, म्यू नॉट इंटू यहां पे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, यहां 2 आ गया, तो I यहां पे F लिखा जाएगा, तो ये 2 पाई F हो जाएगा डिवाइड बाई R आ जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई F कितना हो जाएगा, ये 2 ओमेगा हो जाएगा, तो ये बनेगा म्यू नॉट I, ये Q आएगा,
क्यू ओमेगा डिवाइड बाई 4 पाई आर, ये बनेगा रिलेशन। कितना आएगा हमारे पास? B इक्वल टू म्यू नॉट क्यू ओमेगा 4 पाई आर। आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आ जाएगा फर्स्ट। कितना आंसर आएगा? फर्स्ट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू ओमेगा डिवाइड बाई 4 पाई आर। ठीक है, ये म्यू नॉट आई आर होता है। हमने आई को क्या करना, कैसे लिखते हैं? आई इक्वल टू होता है क्यू एफ। आई इक्वल टू लिखोगे आप क्यू एफ। अब हमें क्या करना है? ओमेगा ही फॉर्म में लिखना है। तो ओमेगा कितना होता है? 2 पाई एफ। तो 2 पाई लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा। आपने 2 पाई से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया? 4 पाई हो गया। फिर ये हमारे पास बन गया रिलेशन। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर कैरी इक्वल करंट इन सेम डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट इन बिटवीन द टू वायर्स। तो ये हमें एक दे रखा है और सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है इसकी वजह से। ठीक है, मतलब एक करंट इसमें मान लो आई, तो इसमें भी करंट फ्लो हो रही है आई, और ये मिडिल पॉइंट है। तो ये बोला यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? इसको अगर मैं 1 बोल दूं, इसको बोल दूं 2। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास? देखो, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो तो इनसाइड आएगी। अगर मैं लिख देता हूं B1, ये आएगी इनसाइड, और B2 जो आएगी वो क्या आएगी? आउटसाइड। मगर जो मैग्नीट्यूड होगा वो B1 का बराबर किसके होगा? B2 के। तो जो B नेट आप लिखोगे वो कितना आ जाएगा? B1 माइनस B2 आएगा, ये कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 0 आएगा। आंसर आ गया अपना 4। ठीक है, अगर इसका फार्मूला आप मान लो ये यहां से R पे है, ये भी R पे है, तो एक वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लिखी जाती है वो लिखी जाती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड होगा और दोनों के लिए बराबर आएगा और डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं अपने लोग। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये बोला एक करंट फ्लो थ्रू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट ए पॉइंट 1 मीटर अवे फ्रॉम इट्स। तो जैसे अभी मैंने फार्मूला बताया वही लगा देंगे। ये है इनफाइनाइट वायर, करंट आई फ्लो हो रही है, यहां से ये आर दे रखा है 1 मीटर पे, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अपने लोग क्या करेंगे? एम्पियर लॉ लगा देते हैं सिंपल सा। तो B इक्वल टू कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई आर। ये एम्पियर लॉ से आया है, मतलब B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज लिखते हैं, तो B इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट इंटू आई, ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू पुट कर दो इसमें। अब आंसर पहले चेक कर लेते हैं हमें किस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो ये बनेगा कितना? 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 म्यू की वैल्यू, और आई हमें दे रखा है 1 एम्पियर, 2 पाई और आर दे रखा है 1 मीटर, ये कैंसिल हो गया। तो B इक्वल टू आ गया 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 टेस्ला। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज टू ए
स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट विल बी। तो क्या होता है, ये सर्कुलर होती है, जैसे ये है, इसको जब आप 10 को ऐसे मानोगे, 10 में मान लो ये करंट है, आई करंट फ्लो हो रही है, तो राइट हैंड रूल लगाओगे, तो जिस डायरेक्शन में फिंगर कलर होती है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो ये इस तरीके से होगी, ठीक है, इसके आसपास ऐसे होगी, ये थोड़ा सा ऐसे बन गया, एक मिनट रुको, इस तरीके से होंगी, ठीक है, तो सर्कुलर होंगी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सर्कुलर इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, आंसर हो जाएगा थर्ड, आंसर आ गया थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है, टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स ईच ऑफ रेडियस इक्वल टू 2 पाई सेंटीमीटर आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर, 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर आर करंट फ्लोइंग इन ईच कॉइल रेस्पेक्टिवली, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर ऑफ द कॉइल, ठीक है, तो ये मान लो दो कॉइल दे रखी हैं, एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है, ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूं 1 और इसको बोल देता हूं 2, तो B1 तो ऐसे आ जाएगा हमारे पास और B2 ऐसे आ जाएगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा वही हमें फाइंड करना है। तो B1 की आप वैल्यू जो लिखोगे ये आ जाएगा म्यू नॉट I इंटू 2, कॉइल है तो 2 R1 आएगा, ठीक है, और ये I कैप आ गया, B2 आप लिखोगे तो म्यू नॉट, करंट दोनों में अलग अलग दे रखी है, तो इसको I1 R1 लिख लो, ये I2 2R2 और ये J कैप आ जाएगा, ठीक है, तो इसका हमें रिजल्टेंट लिखना है, ये B1 है तो B लिखा जाएगा B1 वेक्टर का सम और B2 वेक्टर का सम, तो म्यू नॉट इंटू 2R, R1 इक्वल टू R2 दे रखा है, R1 इक्वल टू R2 दे रखा है, और ये हमें दे रखा है 2 पाई इंटू 10 टू पावर -2 मीटर, ठीक है, यहां पे क्या बचेगा हमारे पास, I1 I कैप प्लस I2 J कैप, ये बचा हमारे पास, ठीक। अब इसका हमें रिजल्टेंट लिखना है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा वो आएगा म्यू नॉट इंटू 2R I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ठीक है, इसमें आप वैल्यू पुट कर देना तो आंसर आ जाएगा कितना, 5 इंटू 10 टू पावर -5, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो आंसर अपना हो गया, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि इफ ए करंट इज पास इन ए स्प्रिंग विथ ए बेट हंग ऑन इट देन द स्प्रिंग, तो क्या है, ये मान लो स्प्रिंग है, ठीक है, और इस पे आपने एक वेट लगा रखा है आपने और इसमें करंट फ्लो करा दी, तो क्या होगा, जब ये पास वाले जो लूप होंगे ना तो इसमें करंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, दोनों में सेम होगी, जैसे ये देखो ये वाले लूप में और इसमें, इन दोनों वायर में करंट सेम है, इसमें सेम है, तो क्या होगा, जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये क्या है, सेम है, जब सेम करंट होती है तो क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स, जिससे स्प्रिंग जो है उससे स्प्रिंग क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, कंप्रेस्ड वाला आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, पहले से रफ करते हैं।
अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 या क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, टू इक्वल इलेक्ट्रिक करंट आर फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज शोन इन फिगर, ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर and symmetrically placed with respect to the current, where do we expect the resultant magnetic field will be zero। मतलब क्या है, दो करंट है हमारे पास, ये है और ये है, ये I करंट है और ये I करंट है। तो इसको मैं नंबर डाल देता हूं 1 और इसको मैं डाल देता हूं नंबर 2। ठीक है, टू इक्वल करंट आर फ्लोइंग इन परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज शोन इन फिगर। इसकी डायरेक्शन हमें दे रखी है इधर और इसकी डायरेक्शन दे रखी है इधर। तो हमसे बोल क्या रहा है, हमें यह बताना है कहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो होगी। तो देखो क्या करेंगे, मैं इस वाले की बात करता हूं ना, इसकी वजह से जो B1 आएगा ये तो आएगा बाहर, मतलब B1 का जो आएगा ये आएगा यहां पे डॉट, और इसकी वजह से अगर अपन लोग बात करेंगे तो ये आएगा B2, ये आएगा अंदर, मतलब यहां पे कहीं जीरो हो सकता है। जीरो कब होगा, जब ये डिस्टेंस दोनों से बराबर हो, तो ये लाइन पे हमारे जीरो हो सकता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं इस वाले रीजन की। इसकी अगर बात करें तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो भी क्या आएगी, B1 बाहर आएगी, और इसकी वजह से जो B2 आएगी वो भी बाहर आएगी। ये तो जीरो होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। अब यहां की बात करते हैं, इसकी वजह से बात करें तो यहां पे जो B1 आएगा वो कैसे चला, इनसाइड आएगा। ठीक है, और इससे बात करें तो जो B2 आएगा वो आउटसाइड आएगा, तो मतलब यहां पे भी जीरो आ सकता है। इसकी बात करें तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, B2 इनसाइड आएगी, और इसकी वजह से भी जो B1 आएगा वो भी इनसाइड आएगा, तो यहां तो जीरो नहीं होगा। तो ये जो लाइन बन रही है इसके अलॉन्ग क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, A B। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया फर्स्ट ऑन ए बी। ठीक है, अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 14 बोला है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज वेंट इनटू द शेप एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, इट्स कैरीज ए करंट आई एम्पियर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप इज r मीटर, देन द मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। तो क्या, ये पहले एक इनफाइनाइट वायर है, यहां से यहां तक सेम इनफाइनाइट है, और ये इस तरीके से ये लूप बना दिया इसने, और ये यहां से ये करंट फ्लो हो रही है। तो इसको मैं लिख देता हूं फर्स्ट वायर मान लेता हूं, इसको सेकंड मान लेता हूं मैं, और इसको मान लेता हूं मैं थर्ड। सही है, आप देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें बता रहा है देन द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। ठीक है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो तो क्या होगी, B इक्वल टू म्यू नॉट I इंटू 4πr। ठीक है, और इस वाले पॉइंट पे हमें निकालनी है, मतलब जो इसके सेंटर पे होगा इस वाले पॉइंट पे, तो इनसाइड आएगी, तो इसको अपने लोग लिख देते हैं इनसाइड। ठीक, नहीं ये ऐसे, ये बाहर आएगी। ठीक है, इसकी वजह से लिखोगे तो ये आ गया हमारे पास B1, ऐसे ही B3 लिखोगे तो ये भी आएगी म्यू नॉट I इंटू 4πr, ये भी बाहर आएगी। अब इसकी वजह से लिखोगे तो 2, वो कैसे आएगी, इनसाइड आएगी, वो कितनी आएगी, B2 म्यू नॉट I इंटू 2r, और ये आएगी इनसाइड। हमें ऐड करना है, तो मतलब ये दोनों तो एक साथ ऐड हो जाएंगे, और ये उसके टू है, ये अपोजिट है। तो इसको अगर अपने लोग सॉल्व करें तो B नेट जो बनेगा म्यू नॉट I इंटू 4πr प्लस म्यू नॉट I इंटू 4πr माइनस का म्यू नॉट I इंटू 2r, ये बनेगा हमारे पास। ठीक है, अब अपने लोग देखते हैं आंसर हमें ऐसे में बनाना है। तो 4π म्यू नॉट इंटू 2I और डिवाइड बाई r को कॉमन लेना है, तो इसको ऐसे लिखो म्यू नॉट इंटू 2I डिवाइड बाई 4πr, ये बन गया प्लस,
यहां पे माइनस, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई आई डिवाइड बाई 2 पाई इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास 2r, ये बनेगा। तो अगर इससे म्यू नॉट इंटू 2i, हमें आंसर बनाना है ना, तो आंसर के हिसाब से हम लोग सेट करेंगे, म्यू नॉट इंटू 2i, 4 पाई आर कॉमन ले लो, तो 4 पाई आर तो यहां से सबसे कॉमन आ जाएगा, तो 2i यहां से आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा हमारे पास, हमारे हिसाब से ये बनना है 1 माइनस पाई, ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो मैंने क्या करा है, इसमें जो बाहर है इसको पॉजिटिव माना है, ठीक है, और आंसर के हिसाब से इन्होंने क्या पाई को जो अंदर वाली साइड है उसको माना है पॉजिटिव, तो इसको अपन लोग या तो मैं ये लिखूं, ये भी सही है, अगर इनको नेगेटिव मान लोगे यहां बाहर वाली साइड को, तो इसको पॉजिटिव मानना पड़ेगा, तो इसमें से पाई में से इसको माइनस करना पड़ेगा, या तो ये लिख लो, या इसको म्यू नॉट इंटू 2i इंटू 4 पाई आर पाई माइनस 1, ये भी सही है। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही तो माइनस कॉमन लेके मैग्नीट्यूड ले लोगे तब भी यही सेम आएगा, समझ गए। इसमें मैंने क्या करा, इसको बाहर वाले को पॉजिटिव माना है, और इन्होंने जो क्वेश्चन में आंसर दिया गया वो अंदर वाले को पॉजिटिव मान करा गया, तो ये आंसर आएगा अपना, तो आंसर आ जाएगा 4th, आंसर कौन सा हो गया 4th। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि एक करंट फ्लो इन ए कंडक्टर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, एक करंट है, जैसे ये मान लो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ये करंट फ्लो ईस्ट टू वेस्ट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट अबव द कंडक्टर। करंट अगर ऐसे फ्लो हो रही है तो इसको अपवर्ड वाली जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आपको बतानी है, तो ये क्या बोला, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट अबव द कंडक्टर इन इज टूवर्ड्स। तो ऐसे मान लो ये कंडक्टर है, अब इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है ईस्ट से वेस्ट, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें बतानी है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वो ऐसे लिखोगे हाथ और ऐसे डाउनवर्ड आएगा हमारे पास। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट अबव द कंडक्टर, मतलब ये इस तरीके से, ये राइट हैंड हो गया तो अपवर्ड ये हो गया। ठीक है, ईस्ट वेस्ट वेस्ट है तो नॉर्थ इधर आएगा, तो डायरेक्शन कैसे आएगी नॉर्थ में, तो डायरेक्शन जो आएगी हमारे पास बी जो आएगा वो आएगा नॉर्थ साइड में। ठीक है, तो आंसर जो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3rd। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ये समझ में आया, मतलब ये जो हमारे पास 15 क्वेश्चन है, इसमें कंडक्टर में करंट ऐसे फ्लो हो रही है इस तरीके से, और इससे अपवर्ड जो आएगा वो ऐसे आएगा, राइट हैंड रूल यूज करना है, और थंब को कैसे रखना है करंट की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की। ये बोला 2 थिक वायर एंड 2 थिन वायर ऑल of the same material and same length form a square in 3 different way, P, Q and R in the figure with correct connection shown, the magnetic field at center of the square is 0 in case। देखो 4 वायर बना रखी है और उससे स्क्वायर बनाया है, तो क्या कॉम्बिनेशन है, पहला तो ये है, ये डार्क है और लाइट वाले को अपने लोग डॉटेड से बना लेते हैं। ठीक है, ये है P, ये है Q, फिर है ये R है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज 0, मतलब 0 हमें रखना, यहां पे 0 आनी चाहिए, तो मतलब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है आएगी तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा, यहां से और यहां से सेम होगा। डायरेक्शन अपन लोग चेक कर लेते हैं, यहां से ऐसे करंट फ्लो होगी, इसमें ऐसे करंट फ्लो होगी, इसमें सेम करंट फ्लो होगी, इसमें करंट ऐसे फ्लो होगी और इसमें ऐसे फ्लो होगी। जब आप चेक करोगे तो इनकी दोनों की अपोजिट डायरेक्शन आएगी, इन दोनों की सेम आएगी, इनकी दोनों की अपोजिट आएगी, तो यहां पे तो 0 मिलेगा, यहां पे भी 0 मिलेगा, तो 0 किसमें मिल गया, P एंड R। ठीक है, आंसर हो जाएगा 4th।
आंसर आ जाएगा 4th। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 17 की। चलो अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है, ए कंडक्टर वायर कैरीज ए स्टेडी करंट, इट इज इन बेंट फर्स्ट टू फॉर्म ए सर्कुलर प्लेन coil of one turn, the same length is now bent more sharply to give a double loop of smaller radius. The magnetic field at the center caused by the same current. ठीक है, तो देखो एक तो सिंपल सा ये है, अगर सेम लूप रहता है रेडियस से तो ये n स्क्वायर बी नॉट हो जाता है, तो b इक्वल टू 2 लूप ये कर दिया तो कितना आ जाएगा, ये 4 बी नॉट। एक तो ये है, ठीक है, सिंपल सा ये फार्मूला, ये नंबर ऑफ टर्न्स है। एक तो ये सिंपल सा तरीका, लेंथ उसमें हमारे पास क्या है, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो आंसर कौन सा आ जाएगा अपना 4, नहीं आंसर हो जाएगा 3rd। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 3rd। ध्यान रखना इसमें लेंथ कांस्टेंट है, द सेम लेंथ इज नाउ बेंट मोर शार्पली टू गिव ए डबल लूप ऑफ स्मॉलर रेडियस। ठीक है, एक तरीका तो ये है, अगर और एक्सप्लेन करें अपने लोग, तो अगर ये लेंथ L है, ठीक है, तो अगर इसको लूप में बनाओगे तो हमें कितने लूप बनाने हैं 2 लूप बनाने हैं, तो 2 पाई r इंटू 2, ये लेंथ L है, तो यहां से जो r निकालोगे वो आ जाएगा L अपॉन 4 पाई r। ठीक है, और जो बी नॉट अगर आप लिखोगे वो आएगा म्यू नॉट आई इंटू 2r। ठीक है, अब मैं अगर इसके लिए लिखूं B1 के लिए, मतलब 2 लूप आपने बना दिए इस तरीके से, एक ये, तो B जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा म्यू नॉट और एन आई इंटू 2r। तो यहां पे जब आप वैल्यू पुट करोगे तो म्यू नॉट ये आ जाएगा 2 इंटू आई इंटू 2, और लेंथ कितनी हो गई L अपॉन 4 पाई r। सही है, यहां पे हमारे पास जो रिलेशन बनेगा, ये यहां से जो रेडियस लिखी जाएगी इसमें म्यू नॉट आई इंटू 2 L अपॉन 2 पाई, ठीक है, नहीं ये मैंने क्या लिख दिया R, L, ये R यहां 4 नहीं आया, ये आएगा। ठीक है, तो ये L अपॉन 2 पाई आ गया। जब आप इसको कंपेयर करोगे, ठीक है, तो ये इससे हमेशा क्या आएगा 2 टाइम्स आ रहा है इससे, ये कितना आ रहा है हमारे पास 4 पाई, ये 2 पाई है तो यहाँ पे 4 पाई है, मगर यहाँ पे भी 2 है, तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, तो आंसर अपना आ जाएगा 3rd। इस चीज का ध्यान रखना, ये एक्सप्लेनेशन है, ये अपने आपको अगर फार्मूला याद है, लेंथ सेम है, ठीक है, लेंथ कांस्टेंट है तो उसको n स्क्वायर टाइम्स हो जाती है, इस चीज का ध्यान रखना। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग। अगर इसको आप सॉल्व करोगे ना, इसको मैं सही से लिख ही देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। म्यू नॉट 2 इंटू 4 पाई आई डिवाइड बाई 2L, ये तो हमारे पास क्या आ गया B, ये B नॉट है, इसको जब आप लिखोगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट 2 पाई आई डिवाइड बाई 2L। अब कंपेयर कर लेना आप लोग इसको तो कितना आएगा 4 टाइम्स आएगा, यहां पे ऊपर आ रहा है 2 पाई, यहां पे कितना आ रहा है 8 पाई, बाकी सब सेम है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन हो गया इसका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की।
जो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है ए लॉन्ग वर्टिकल वायर इन विच द करंट इज फ्लोइंग टू प्रोड्यूस ए न्यूट्रल पॉइंट विद द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो आर हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻²। ये वायर है और यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है मान लो अर्थ की वजह से, तो इसकी अपोजिट आनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। जो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये बी अर्थ मान लो, तो ये बी वायर आनी चाहिए, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, अब इसकी डायरेक्शन अपने आप चेक कर लेंगे हम लोग किस डायरेक्शन में हमें रखना है इसे, ठीक। ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.18 गॉस देन द करंट इन द वायर, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करते हैं अपने लोग। मतलब अगर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ का, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अपोजिट आनी चाहिए, तभी वहां पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। तो वायर की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड आप लिखोगे तो बी ई शुड बी इक्वल टू बी वायर, और ये आएगा μ0I इंटू 2πr, ठीक है। अब इसको रख लेते हैं, ये कितना है 0.18 इंटू 10⁻⁻4। ये 1 गॉस बराबर कितना होता है 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है। ये रखा हमने 4π इंटू 10⁻⁻7, आई की वैल्यू हमें निकालनी है, इंटू 2π, और आर कितना है, आर दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻2। इसको जब सॉल्व करोगे तो आई आ जाएगा 4.5 एम्पियर, ठीक है। आंसर हो गया अपना सेकंड, आंसर आएगा सेकंड। चेक कर लेते हैं 18 का आंसर आएगा सेकंड, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, ए क्लोजली बाउंड फ्लैट सर्कुलर कॉइल of 25 tons of wire has a diameter 10 centimeter and carries a current 4 ampere. Determine the flux density at the center. तो नंबर ऑफ टन्स कितने दे रखे हैं, n इक्वल टू 25, और डायामीटर तो जो दे रखा है, ठीक है। तो r जो हो गया वो 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर या 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गया। ये तो डायामीटर हो गया, और जो करंट दे रखा है आई, ये कितना दे रखा है 4 एम्पियर दे रखा है। डिटरमाइन द फ्लक्स डेंसिटी एट सेंटर ऑफ कॉइल, तो बी जो है ये आएगा μ0 Ni इंटू 2r। तो बी की वैल्यू रख देना 4π इंटू 10⁻, म्यू की वैल्यू n हो गया 25, आई कितना है हमारे पास 4 एम्पियर, 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। ये जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा B इक्वल टू 1.257 इंटू 10⁻³ टेस्ला। आंसर आ जाएगा अपना, आंसर आ गया थर्ड, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे अपने लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है एन आर्क ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस आर सब्सटेंड एन एंगल π/2। मतलब एक आर्क है, ठीक है, ये, और यहां पे जो एंगल बना रही है ये थीटा जो दे रखा है, ये थीटा इक्वल टू π/2 दे रखा है, और जो करंट इसमें फ्लो हो रही है वो आई दे रखा है। तो फार्मूला लिख लेते हैं अपन लोग, बी इक्वल टू क्या होता है μ0I इंटू 4π, रेडियस कितनी दे रखी है कैपिटल आर, इंटू यहां आता है थीटा, तो वैल्यू पुट कर दो μ0I 4πr इंटू थीटा π/2, तो μ0I इंटू 8r।
ठीक है, आंसर आ गया। आंसर कौन सा हो गया अपना? आंसर आ गया सेकंड। ठीक है बच्चों, तो ये अपना 20 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 21 बोला, ऑन कनेक्टिंग ए बैटरी टू द टू कॉर्नर ऑफ ए डायगोनल ऑफ स्क्वायर कंडक्टर फ्रेम ऑफ साइड ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर विल बी। तो क्या ये हमें एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, ये मान लो स्क्वायर है, यहां पे बैटरी लगा रखी है, तो यहां से जो करंट मान लो I है, तो यहां पे भी करंट I1 करंट फ्लो होगी, यहां से I2 और यहां से I2 होगा क्या, जो I1 इक्वल टू क्या होगा, वो I1 इक्वल टू I2 होगा, ठीक है। और इसकी साइड हमें कितनी दे रखी है, A, इसकी साइड कितनी है, A। तो देखो होगा क्या, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है, इसको मैं नाम लिख देता हूं A B C D। तो जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इसकी वजह से कैंसिल हो जाएगी, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कैसे आएगी, इधर इनसाइड आएगी, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आउटसाइड आएगी इस वाले पॉइंट पे। इसकी वजह से बात करेंगे तो क्या आएगा, इनसाइड, ये आएगी इनसाइड, और इसकी वजह से आएगी आउटसाइड, ठीक है। और इसको दोबारा बनाते हैं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इस वाली वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो तो आएगी इनसाइड, इसकी वजह से भी आएगी वो इनसाइड, इसकी वजह से आएगी आउटसाइड, और इसकी वजह से ही आएगी आउटसाइड। तो जिसका जो नेट आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो बी नेट आएगा वो कितना आएगा, 0, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है हम लोगों को, जो यहां से डिस्टेंस सबके लिए बराबर है और मैग्नीट्यूड भी करंट का सेम बराबर है, जो फार्मूला लिखोगे B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R साइन एल्फा प्लस साइन बीटा वाला, ठीक है। तो वहां से ये जो रिलेशन बनेगा वो सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसको आप सॉल्व करना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस R विद फ्रीक्वेंसी n, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज गिवन बाई। तो सिंपल सा है, B इक्वल टू म्यू नॉट I इंटू 2R हो गया, और I इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू F। तो I इक्वल टू कितना हो गया, Q चार्ज इस पे दे रखा है E, तो E और फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दे रखी है, n। तो I इक्वल टू हो जाएगा EN, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट n E डिवाइड बाई 2R। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट n E डिवाइड बाई 2R। तो आंसर कौन सा हो गया अपना पास, 22 का आंसर आ जाएगा ट्वेंटी का आंसर होगा सेकंड, ठीक है। आंसर आ गया इसका सेकंड। अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्या बोला, डायमेंशन पूछी है इसने। तो देखो एनर्जी डेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आती है ना, ये लिखा जाता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और दूसरी जो आती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ये लिखी जाती है 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। अब हमसे जो बोला है इसने कि ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन, जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये क्या आएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी बनेगी। या इसको ऐसे लिख लो, ई बाई बी क्या हो गया, सी, और ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, सी की जो वैल्यू अगर आप लिखोगे, अगर आपको ध्यान है तो सी को क्या लिखते हैं हम लोग, 1/,
अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन, या c जो होता है वो ये भी होता है E बाई बी, ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो इससे जो आंसर बनेगा वो डायमेंशनलेस बनेगा। तो आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट, क्या आएगा, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी आएगी। ठीक है, मतलब क्या बनेगा, ये m0 L0 T0, इसकी जो डायमेंशन आएगी वो 0 आएगी। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 क्या बोल रहा है, एक करंट of 1/4 ampere is flowing in a long straight conductor. The line integral of magnetic induction around a closed path enclosing the current carrying conductor is. तो ये मान लो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है I इक्वल टू वो कितना है 1/4 पाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा B डॉट DL, ये किसके बराबर होगा, म्यू नॉट इंटू I इनक्लोज के बराबर लिख दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा B इंटू कितना होगा, ये 2 पाई R म्यू नॉट। ठीक है, तो अच्छा इसने लाइन इंटीग्रल ही पूछा है हमसे, तो ये B डॉट DL यही पूछा है इसने। तो म्यू नॉट इंटू करंट कितनी हो गई I अपॉन 4 पाई 1/4 पाई, ये ऐसे एनक्लोज होगा। इस तरीके से ये मान लो R है, कैपिटल R, और करंट फ्लो हो रही है 1/4 पाई। तो ये इंटीग्रल पूछा है B डॉट DL, तो ये रख दो 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 इंटू 1/4 पाई, ये कैंसिल हो गया। तो ये 10 टू पावर -7 कितना आएगा, 10 टू पावर -7 वेबर पर मीटर, कितना आ जाएगा, वेबर पर मीटर। ठीक है, आंसर हो जाएगा अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखो 25 क्या बोल रहा है, ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L हैज ए मीन डायमीटर D, it has n layer of winding of n turns each. If it carries a current n, if it carries a current I, the magnetic field at center will be. तो सिंपल सा B सेंटर जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है म्यू नॉट एन आई। तो ये डायामीटर तो आता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ डायामीटर। तो आंसर आ जाएगा सेकेंड। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ डायामीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, देयर आर 50 टन्स ऑफ ए वायर इन एवरी सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। If 4 ampere current is flowing in solenoid, the approximate value of magnetic field along the axis at an internal point and at the end will be. देखो जो नंबर ऑफ टन्स दे रखे हैं ये हमें दे रखा है कितना, 50 टन्स पर सेंटीमीटर दे रखा है, और हमने कैसे पढ़ते हैं इसको मीटर में, तो 50 इंटू 10 टू पावर -2 ये मीटर हो जाएगा, ये आ जाएगा 5000 पर मीटर आ गया। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। तो जो B लिखा जाएगा सेंटर पे जो सोलेनॉइड है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। तो सेंटर पे लिखो या उसके अंदर लिखो वो सेम आएगी, मगर जो एंड होता है उसका हाफ हो जाता है, एंड पे हाफ होती है। तो ये जो आप वैल्यू लिखोगे तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 इंटू 5000 और करंट है 4। तो ये वैल्यू आ जाएगी, आप जब सॉल्व करोगे 5.1 इंटू 10 टू पावर -3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और B एंड लिखोगे तो ये आ जाएगा B/2, मतलब म्यू नॉट NI/2 ये बनेगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 12.6 इंटू 10 टू पावर -3,
12.6 इंटू 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपने लोग, पहले से रफ करते हैं। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, एक करंट I एम्पियर फ्लो अलोंग एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेच थिन बॉल ट्यूब, देन द मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट इनसाइड द ट्यूब। मतलब ये है, ये ट्यूब हमें दे रखी है, ठीक है। अब ऐसे इस पे करंट फ्लो हो रही है, तो इनसाइड, तो जो I इनसाइड होगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप लिखोगे B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर मान लो ये रेडियस R है, तो B इंटू 2 पाई R इक्वल टू 0, B कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, आंसर आ गया सेकंड। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखो 28 क्या बोला है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस पॉइंट इन सेम डायरेक्शन, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी पॉइंटेड इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ये मान लो इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर ही मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये हमें दे रखा है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर ही प्रोजेक्ट करा गया है। तो होगा क्या, देखो जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, एफ एम वो कितना होता है, क्यू बी क्रॉस बी। तो बी जो स्पीड होगी इसकी, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये तो हो गया 0, इसका तो कोई काम होगा नहीं मैग्नेटिक फील्ड का। अब ये क्या बोल रहा है, अगर ये इधर चल रहा है तो इस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। एफ ई इक्वल टू क्या होगा, माइनस क्यू ई। तो क्या होगा, जो वेलोसिटी होगी इसकी या स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बोल रहा है इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी विल डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी, समझ गए। तो जो बी लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा, मान लो इनिशियल स्पीड u है, u माइनस ए टी, तो टाइम के साथ u माइनस क्यू ई बाई एम इंटू टी, मतलब डिक्रीज होगी। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा अपना फोर्थ। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि ए प्रोटॉन ऑफ मास चार्ज, देखो क्वेश्चन नंबर 29 ये बोला ए प्रोटॉन, उसका मास दे रखा है m, चार्ज दे रखा है e एंड एन अल्फा पार्टिकल, मास दे रखा है 4m एंड चार्ज दे रखा है +2, आर प्रोजेक्टेड विथ सेम काइनेटिक एनर्जी एट राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, which of the following statement will be true? The alpha particle will be bent in circular path with a smaller radius. The radius of alpha, मतलब रेडियस के बारे में हमें बात करनी है, तो पहले रेडियस का फार्मूला लिखता हूं मैं। R इक्वल टू होता है
एम बी अपॉन क्यू इंटू बी, ये होता है। ठीक है, अब देखो इसमें बोल क्या रहा है, आर प्रोजेक्टेड विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो हमने लिखा ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा, ये P, तो आर को आप लिख सकते हो P इंटू क्यू बी, और P इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू 2km होगा, ऐसे तो लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है P स्क्वायर बाई 2m, तो ये हमारे पास क्या बन गया P की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2m के, तो R जो लिखा जाएगा, काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए सेम है। ठीक है, तो जो अब R चलेगा वो कैसे चलेगा, साथ में R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेगा अंडर रूट m डिवाइड बाई क्यू, ये लिखा जाएगा। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। अल्फा की अगर बात करें, R अल्फा, तो ये लिखा जाएगा 4m और चार्ज 2q। ठीक है, चार्ज है 2e दिया हुआ प्लस में, तो ये बनेगा अंडर रूट m बाई ई। ठीक है, R प्रोटॉन लिख लो, तो ये भी कितना आ जाएगा, अंडर रूट m बाई ई, ये बनेगा। ठीक है, दोनों बराबर आ रहे हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ चला है। ठीक है, तो यहां पे ये m बाई ई ये चलेगा हमारे पास, तो सही से लिखता हूं मैं। तो R अल्फा ये लिखा जाएगा 4m डिवाइड बाई 2e या m बाई ई, R प्रोटॉन लिखा जाएगा m बाई ई अंडर रूट m बाई ई, तो R अल्फा इक्वल टू क्या आ रहा है, R प्रोटॉन, मतलब दोनों की रेडियस सेम होगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, द अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन विल बी वेंट इन ए सर्कुलर पाथ विद द सेम रेडियस, तो आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, और देखो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जो फोर्स लगेगा वो भी सेम डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स कैसे लिखते हो आप, F इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो ये फोर्स लिखा जाता है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन भी सेम होगी, तो आंसर हो जाएगा अपना थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। जो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस शीट ऑफ पेपर डाउनवर्ड इनटू द पेपर एज शोन in figure, particle in vacuum move in plane of paper from left to right, the path indicated by arrow could be traveled by, जो क्या है, ये हमें दे रखा है और ये ऐसे पार्टिकल चल रहा है तो ये ऐसे बेंड हो जाता है। ठीक है, होगा क्या, तो बी वेक्टर का अपन लोग ऐसे मान ले, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो जो फोर्स लगेगा F वो Q B क्रॉस B, मतलब अगर Q पॉजिटिव है तो फोर्स कैसे लगेगा, इधर, इधर लगना चाहिए, किसके लिए, पॉजिटिव के लिए, मगर लग इधर रहा है फोर्स, तो मतलब क्या हो गया, Q जो आ गया वो क्या आ गया, नेगेटिव, और नेगेटिव क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। फोर्स इधर लग रहा है, ये बी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है तो फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, तो किसके लिए आ जाएगा, ये बता रहा है जो चार्ज है वो क्या हो गया, चार्ज है नेगेटिव। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज किसके लिए आता है, इलेक्ट्रॉन, तो आंसर आ जाएगा अपना थर्ड। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा।